हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का सबसे लास्ट चीज़ सीखेंगे और वो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का स्पेलिंग क्या है बताइए? HY या HI? HI होता है हिस्ट्री के लिए, यहाँ पर हम लोग HY लिखेंगे, हिस्टेरेसिस। ठीक है, हिस्टेरेसिस क्या होता है देखिए। सबसे पहले ऐसे समझिए कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ा। ठीक है, पैरा डाया फेरो सबके बारे में पढ़ा कि क्या होता है मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक, स्पिन वगैरह वगैरह सब पढ़े हैं। अब क्या करते हैं कि एक मान लीजिए कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए। ठीक है, कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या किए हैं हम लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें धीरे धीरे डाल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो एच बढ़ा रहे हैं तो उसके मतलब मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो किस तरह से वेरी कर रहा है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं मैंने इस फिनोमेनॉन के को ऑब्जर्व करने पर पाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर अभी सीखते हैं। तो ये आपका सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या देखा गया है इसमें कि आप जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट्स में जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सटर्नल बढ़ाइएगा, मान लीजिए कोई मटेरियल यहाँ रखा हुआ है और उसके अंदर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी H जो है आप ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर का B, ठीक है, जिसमें कि इसका परमेबिलिटी आ जाएगा, वो किस तरह से इफेक्ट होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि धीरे धीरे आपने H बढ़ाया तो B भी बढ़ता है, H बढ़ाया B भी बढ़ता है, H बढ़ाया B भी बढ़ता है, फिर क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, फिर पूरा का पूरा जितना उसके अंदर का मटेरियल था मैग्नेटाइजेशन डोमेन वो सब एक डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद और नहीं बढ़ता है, बी कांस्टेंट हो जा रहा है। ये देखिए अब ऊपर नहीं जा रहा है, बी यहीं पे जा करके फ्लैट हो जा रहा है कर्व। तो इस तरह का कर्व पाया गया है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है सिंपल, बल्कि इस टाइप का कुछ होता है। ये तो ये पाया गया है, ऐसा कर्व होता है। इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे। ठीक है, ये कर्व होता है शुरू से लेकर के धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर फ्लैट हो गया, ये कर्व होता है। अब किसी पॉइंट पर जब ये सैचुरेशन पहुंच गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि सैचुरेशन के बाद हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को हटा रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे वैसे वैसे एच हटाने पर बी भी उसके अंदर से घटते जाना चाहिए। तो घटता है लेकिन इस पैटर्न में नहीं घटता है। किस पैटर्न में घटता है, वो कुछ इस टाइप से ऐसे आता है। ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जाइए, कम करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं सब ये। तो जैसे घटना चाहिए वैसे नहीं घटा है, ये अपने अलग पैटर्न में घटा है। अब यहाँ पर मतलब कि आपने इंटेंसिटी तो जीरो कर दिया, देख लीजिए H जीरो है इस पॉइंट पर, लेकिन फिर भी उस मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है इतना, यहाँ से लेकर के इतना। तो ये जो दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रह गया है पूरा का पूरा एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद भी, ये इसके मेमोरी में आ गया है। ठीक है, एक मेमोरी में आ गया है, ये भुला नहीं पाया है पहले वाले मैग्नेटिज्म को। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी उसके अंदर में ओरिएंटेशन रैंडम था पहले, वो पूरा वापस रैंडम नहीं हो पाया है अभी तक। अभी मैग्नेटिक फील्ड जब हमने हटा लिया तो ओरिएंटेशन जो है कुछ उसी डायरेक्शन में अभी भी रह गया है। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको धीरे धीरे और हटाते हैं। मतलब हटाते मतलब क्या, अब तो पूरा तो हटा ही चुके थे। इसको क्या करते हैं कि इन अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं। तो एच को धीरे धीरे और नेगेटिव कर दिए, फील्ड को अपोजिट कर दिए। देखिए एच नेगेटिव है, तो क्या है कि जो बचा हुआ भी मैग्नेटिक मोमेंट था, जो ओरिएंटेशन नहीं हट पाया था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होते होते एक जगह पे यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये क्या हो गया कि बी जीरो हो गया, यहाँ पर बी जीरो हो गया। ध्यान दीजिए बी इक्वल टू जीरो और यहाँ पर एच इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर बी का कुछ वैल्यू है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो सी पर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पर दिया गया है इतना दूर तक, एक्सटर्नल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जीरो से लेकर के नेगेटिव डायरेक्शन में।
अब जीरो हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में और भी मैग्नेटिक ये इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। अगर आप बढ़ाते रहिएगा तो ओरिएंटेशन बढ़ते जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में हम सैचुरेशन पॉइंट पर ले आए हैं। अब और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चीज़ों को हम फिर बताएंगे, एक बार पहले समझिए। नहीं बढ़ रहा है। अब क्या किए, धीरे धीरे मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिवर्स कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ किए थे उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं। ए पॉइंट पे जिस तरह से किए थे डी पॉइंट पर भी वैसे ही कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिवर्स कर दिए हैं। और क्या हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, ये देखिए घट रहा है। और उसके बाद ई पॉइंट पर आया जहाँ पर टोटल इंटेंसिटी वापस जीरो हो चुका है, एक्सटर्नल इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू रह गया है बी, ये ओरिजिन से लेकर। और फिर इसको हम लोग करते जाएंगे तो ये पैटर्न मिलता है। ठीक है, ई के बाद में फिर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ई पर इंटेंसिटी जो है हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ए तक एक डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। और इसी तरह से ए से लेकर डी तक अपोजिट डायरेक्शन में था इंटेंसिटी। तो कर्व में पूरा का पूरा अगर आप देखिएगा तो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये एक लूप बना। और लूप वापस अपने पाथ से नहीं आया बल्कि एक दूसरा पाथ चूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। सबसे पहली चीज़ देखिए कि जब आप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हटा दिए थे तो आपको इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया था और इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ओ, तो ओ बी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी, मतलब रिटेन कर गया, इसलिए इसे रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी। अब इसको आप डोमेन वाले स्ट्रक्चर से रिलेट कीजिए, फेरोमैग्नेट्स में जो डोमेन था उससे रिलेट कीजिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड हटा लिए हैं तो भी पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो वापस रैंडम नहीं हुआ। कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रह गया, परमानेंटली उसकी मेमोरी में रह गया, ये कह लीजिए। और इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया है। तो अब आप इसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन लाइएगा तो ये चुंबक का काम करेगा। ठीक है, ये वाला आपका चुंबक का, इसकी वजह से ये चुंबक, रिटेंटिविटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं हुआ है पूरा का पूरा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हटाने के बाद भी। फिर जब धीरे धीरे ला रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है कि देखिए यहाँ तक आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को घटा रहे थे तो घटाते घटाते जीरो कर दिए। जीरो के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आप डालना शुरू कर दिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी डाल रहे हैं तो उसका बचा खुचा जो भी था रेसिडुअल इफेक्ट वो कम हो गया। कितना, इतना डालने के बाद, मतलब दिस अमाउंट ऑफ, मैंने ओसी अमाउंट ऑफ, ओसी जो है इंटेंसिटी, ये एच वैल्यू है ना, ओसी क्या है, इंटेंसिटी, इतना आपको डालना पड़ा तब जा करके बचा, रेसिडुअल इफेक्ट उसका गायब हुआ है। तो इसे बोला जाता है कोएर्सिव फोर्स या कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी क्लियर हो गया और कोएर्सिविटी आपको क्लियर हो गया, कोएर्सिविटी। ठीक है, COERCIVITY, कोएर्सिविटी हो गया। OC हो गया आपका कोएर्सिविटी इफेक्ट। इसका यूनिट तो पता चल जाएगा आपका, H का यूनिट क्या है, B का यूनिट क्या है। ठीक है, डायमेंशन, यूनिट, ये सब पता है हमें। उसके बाद क्या होता है, C से D तक क्या होता है, देखिए कि C से D तक आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को घटाए जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फिर से ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मिलने लगता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि B का वैल्यू बढ़ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले B इधर था, अब B नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से B से D तक बढ़ता है। और फिर आप क्या किए हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल करके बढ़ाने लगे हैं। तो यहाँ पर आकर के वापस मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाता है और ये आपका क्या हो जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ है और फिर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये मतलब सर्किल पूरा हो रहा है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है।
और वो लॉस, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप कहा जाता है। इस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस प्रोसेस। और जो लॉस्ट एनर्जी होता है वो एरिया ऑफ द लूप के बराबर होता है। जो लॉस्ट एनर्जी है वो BH कर्व में एरिया ऑफ द लूप के बराबर, एरिया जो है उसके बराबर होगा। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग होना, मतलब जो एक्सटर्नल H है उसके साथ साथ नहीं चल रहा है, B उससे पीछे हो गया। ठीक है, तो ये लैगिंग हो गया। तो आपको समझ में आ गया ये। अब ये लूप का जो एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया, ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया को चलिए शेड करते हैं। दिस एरिया विल बी इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द हिस्टेरिसिस प्रोसेस। ये एरिया जो हो जाएगा वही हो जाएगा आपका लॉस इन एनर्जी। एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी। और किस फॉर्म में होता है? वो हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस लूप से आपको दो तीन चीज़ें पता चलेगी। एक तो आपको ये रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि जिसका रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा लिया फिर भी वो मैग्नेट बना रह गया। और जो कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी ज़्यादा होने का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो अगर किसी भी इस लूप का, जिस भी मटेरियल का लूप में कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा वो बेटर परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। परमानेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे कंपास में निडल में यूज करना है, या किसी आइसोलेटेड जहाँ करंट नहीं फ्लो कराना है, चुंबक बनाना है, मैग्नेट बनाना है परमानेंट, तो उसमें हम लोग ऐसा लूप लेंगे जिसका ये वाला एरिया, जिसका कोएर्सिविटी ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो और ये ज़्यादा। इसका मतलब जो फ्लैटेंड हो, ज़्यादा फ्लैटेंड कर्व जो होगा इस टाइप का, दैट विल गिव बेटर परमानेंट मैग्नेट। और जिसका ये कर्व बहुत पतला होगा इस तरह से, वो बेटर परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज करेंगे। क्या होता है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये समझिए। ये तो क्लियर हो गया कि जो ज़्यादा फ्लैटेंड कर्व वाला रहेगा हिस्टेरिसिस, वो जो हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट के लिए, और जो कम फ्लैटेंड, जिसका रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी कम रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज होगा। तो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, जिसमें हाई रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी है। हाई रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी होने से क्या हो गया कि आप मैग्नेटिक, एक बार इसे मैग्नेट बना दिए तो वो हमेशा के लिए मैग्नेट बन गया। क्लियर? और इसमें आता है आपको हार्ड आयरन, इसे हार्ड फेरोमैग्नेट भी कहा जाता है। तो हार्ड आयरन का मतलब हो गया जैसे स्टील, ये हार्ड आयरन होता है, इसे परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी भी इसे नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलना चाहिए, बेटर वर्ड है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने सोलेनॉइड ले लिए, सोलेनॉइड के अंदर में मटेरियल डाल दिए, जो भी मटेरियल का आपको टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है, सोलेनॉइड के अंदर में मटेरियल डाल दिए, और ये मटेरियल क्या होगा कि जब आप इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराइएगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम है, तो जैसे ही आप इसे वापस हटाइएगा, करंट को वापस लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेट वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें बोलेंगे कि लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी का फायदा क्या हो गया कि इसका यूज आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ तुरंत मैग्नेट बनाना है फिर वापस मैग्नेट नहीं बनाना है, वहाँ यूज कर सकते हैं। तुरंत उसको मैग्नेट की तरफ बिहेव करना है, जैसे ही आपने करंट स्विच ऑफ कर दिया तो वो मैग्नेट एकदम नहीं रहे। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जैसे सोलेनॉइड स्विचेज जितने होते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ होता है, हार्ड नहीं, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज हो जाता है। तो जो रिलेज होते हैं, स्विचेज होते हैं, रिले होता है, उस सब में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड स्विच, रिलेज, सोलेनॉइड स्विच, सॉफ्ट आयरन कोर उसमें यूज होता है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन में, ये हमने बता दिया आपको कि जिसका रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, फेरोमैग्नेटिज्म में भी दो टाइप के हो गए। बेस्ट एग्जांपल्स भी दे दिए परमानेंट मैग्नेट्स के केस में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फिनिश करते हैं यहाँ पर। थैंक यू।